दोस्तों, आप सबों का अरविंद मिश्रा ऑनलाइन साइंस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम सजीव एवं निर्जीव के बारे में जानते हैं। आज हम अपनी इस कक्षा में सजीव और निर्जीव के बारे में बारीकी से चर्चा करेंगे। बच्चों, आप जब अपने परिवेश में चलते हैं तो आप अपने चारों तरफ बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं, बहुत सारे पदार्थों को देखते हैं और उन सारे पदार्थों में से ही आपको सजीव और निर्जीव की पहचान करनी होती है। आखिर हम कैसे पहचानें? सामान्यतया हमारे बच्चे परिभाषा के तौर पर हमें यह बताते हैं कि सजीव उसे कहा जाता है जिसमें कि जान होता है। एक शब्द आया, जान होता है। ये जान शब्द सामान्य प्रचलित सी भाषा है, लेकिन आखिर हम समझेंगे कैसे कि उसमें जान होता है। तो इस स्थिति में हम सजीव को पहले सामान्यतया परिभाषित करने की कोशिश करें जो विज्ञान की भाषा पर भी स्थापित हो सके। आइए, हमारे परिवेश के वैसे पदार्थ जो अपने अंदर जैविक गुणों को, अब देखिए, जैविक गुणों को रखते हैं, सजीव कहलाते हैं। एक नया शब्द आया, जैविक गुण, जीव के गुण। आखिर वो जैविक गुण क्या क्या हो सकते हैं? अब हमें इसके बारे में देखना है। विज्ञान ने स्पष्ट किया है कि जैविक गुण के अंतर्गत गति आता है, पोषण आता है, श्वसन आता है, प्रजनन आता है, उत्सर्जन आदि जैसे जो गुण हैं, ये जैविक गुण हैं, जीवों के गुण हैं, सजीवों के गुण हैं। तो जो पदार्थ अपने अंदर इन सारी गुणों को रखते हैं, यानी उसमें जान है, और जान है मतलब वो क्या है? सजीव हैं। और जिनके अंदर ये सारे गुण नहीं होंगे वो क्या होंगे? निर्जीव होंगे। वैसे तो जब हम बृहद परिभाषा सजीव की देना शुरू करेंगे तो हम और इसको ब्रॉडली क्लासिफाई करें सजीव की परिभाषा को, तो संगठित पदार्थ या सजीव पदार्थ की जैव दशा ही जीवन है। जीवन यानी सजीव, जहाँ जीवन है वही तो सजीव है। संगठित पदार्थ या सजीव पदार्थ ये क्या है? हम इसके ऊपर भी अपनी इसी कक्षा में चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपने परिवेश के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या पदार्थों को सजीव और निर्जीव की श्रेणी में कैसे बांटेंगे। हमने आपको कहा कि इसके लिए जैविक गुणों का एक बहुत बड़ा लाइन ऑफ डिमार्केशन, विभाजन की रेखा वो बनी हुई है, और उसे हम जो है एक आधार मानते हुए सजीव और निर्जीव के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं। हमने इसके लिए आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर एक सारणी बना लिया है, एक टेबल को फॉर्म किया है, जिसमें कि जो है हमने मुख्य रूप से 3 भाग उसको में हमने बांटा है। पहले भाग में हमने लिया है अंतर का आधार, कि हमारे अंतर का क्या आधार होगा। दूसरे में है हमने सजीव को रखा है, और तीसरे में सारणी में हमने जो है निर्जीव को रखा है। तो आइए हम इसको देखते हैं। पहला है सजीव और निर्जीव के बीच अंतर का आधार में हमने जो लिया है निश्चित आकार एवं आकृति। बच्चों, सजीवों में से ही आप तो समझते हैं, आप सभी सजीव हैं। कुत्ते बिल्लियां सजीव हैं, पेड़ पौधे सजीव हैं, गाय सजीव है, बकरी सजीव है। लेकिन हम यह आपको पूछते हैं कि यदि हम गाय की बात करते हैं तो आपके मस्तिष्क में, आपके मानस पटल पर एक खास प्रकार का चित्र, खास आकार आकृति लिए हुए, शेप एंड साइज लिए हुए एक चित्र उभरती है, जिसके कि 4 पाँव होते हैं, जिसके कि आगे मुंह है, मुंह में थूथन है, 2 कान है, सींग है, पीछे एक पूंछ है। इस तरह का चित्र बनता है। उसी तरह से कुत्ता बिल्ली आदि के लिए तो आप देख रहे हैं कि किसी भी खास प्रकार के जीवों की जब हम बात करते हैं तो उनके शरीर का एक निश्चित आकार और आकृति होती है, शेप एंड साइज होता है।
वो कितना बड़ा होगा। साइज, आकार और आकृति दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आप इसको समझें। आकार हम बाह्य दृष्टि से जो देखते हैं और आकृति कहीं ना कहीं से उसके आयतन की बात करता है, वह कितना स्थान घेरता है, कितना ऊंचा होगा, कितना छोटा होगा, बड़ा होगा, ये इस पर हम जाएंगे तो वो साइज कहलाता है। और शेप यानी आकृति, बाहर से हम जो देख रहे हैं उसको, वो उसकी आकृति होती है। तो सजीवों के शरीर का निश्चित आकार, शेप एंड साइज जो है वो डेफिनिट होता है, लेकिन निर्जीवों में ऐसा नहीं होता। आप कुर्सी देखते हैं, कुर्सी आप देखते हैं, लेकिन वही कुर्सी जब लकड़ी की बनी होती है तो उसका आकार अलग है, प्लास्टिक की होगी तो उसका आकार अलग है, लोहे की होगी तो उसका आकार अलग है। तो जिस प्रकार से हम गाय को बोलते हैं तो गाय का जो है शेप एंड साइज हमें जो डेफिनेट निश्चित लगता है, कुर्सी का नहीं लगता, टेबल का नहीं लगता, हमारे बिस्तर का नहीं लगता, इसी तरह से पत्थर का नहीं लगता। हम पत्थर बोलते हैं तो छोटा पत्थर या बड़ा पत्थर ये पता नहीं चलता है। तो सजीवों के शरीर का एक निश्चित आकार एवं आकृति होती है, लेकिन निर्जीवों के शरीर, निर्जीव में तो शरीर ही नहीं है, यानी ऐसी बात निर्जीवों में नहीं होती है। दूसरा, सजीवों में दूसरा जो हमारा ये अंतर का बिंदु है या आधार है, वह है कोशिकीय संरचना एवं जीव द्रव्य। कोशिकीय संरचना, कोशिका बच्चों सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई। जैसे आप इसको यूँ समझें कि जैसे कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बनता है, वह बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों, जो उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे एक ईंट, तो उसको हम इकाई बोलते हैं। उसी तरह से सजीवों के शरीर का निर्माण भी एक इकाई से हुआ है, और वही इकाई कोशिका कहलाती है। और कोशिका जब जीवित होती है तो उसके अंदर एक तरल पाया जाता है, एक द्रव पाया जाता है, पानी जैसा पदार्थ जिसे कि हम द्रव कहते हैं। यह सेंस यहाँ पर यह नहीं लेना है कि वह कितना पतला या कितना गाढ़ा होगा, लेकिन जीवित कोशिका जो होती है वो अपने अंदर द्रव को एक झिल्ली के अंदर समेटे रहती है। जिस तरह से कि एक ईंट का बाहरी परिमाप सीमा निर्धारित होता है, उसी प्रकार से कोशिका की भी एक सीमा कोशिका झिल्ली या भित्ति के द्वारा निर्धारित होती है। तो सभी सजीवों का शरीर एक सजीव कोशिका का बना होता है। सजीव कोशिका यानी वह कोशिका जो जीवित है, यानी उसके अंदर द्रव्य है, उसके अंदर द्रव्य है, और वही द्रव्य जो कोशिका के अंदर पाया जाता है वह जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और सच में कहा जाए तो जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है, क्योंकि इसी जीव द्रव्य के अंदर सजीवों को परिभाषित करने वाले जो जैविक गुण हैं, ये सारे के सारे जैविक गुण के साथ साथ हम कहें कि ये सारी जैविक क्रियाएं इसी जीव द्रव्य के अंदर होती हैं। इसलिए कहा भी गया है कि जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। और यदि इसी पर हम आगे बढ़ें सजीव की परिभाषा देने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि सजीव जीव द्रव्य की सदैव सक्रिय एवं परिवर्तनशील अवस्था है। बहुत सारी जैविक क्रियाएं जब इसके अंदर होंगी तो निश्चित रूप से इस जीव द्रव्य में परिवर्तन होता रहेगा, और यही परिवर्तन की जो अवस्था है जीव द्रव्य की सक्रिय एवं परिवर्तनशील अवस्था का नाम ही जीवन है। तो इस आधार पर हम ज्यों-ज्यों आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, हम सजीव की परिभाषा और मौलिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से हम देते जाएंगे। सामान्य परिभाषा हमने आपको सबसे पहले दिया था, उसके बाद फिर हमने दिया, और अभी जो है हमने दिया, ये सबसे ज़्यादा मौलिक परिभाषा एक सजीव की होती है। बच्चों अगला हम चलेंगे, तीसरा है गति एवं प्रचलन। हमें यह ध्यान रखना है, हमारे इर्द गिर्द परिवेश में बहुत सारी वस्तुएं गतिशील होती रहती हैं, लेकिन सारी की सारी गतिशील वस्तुएं सजीव नहीं कहला सकती। सजीवों में स्वतः प्रेरित गति होती है। स्वतः प्रेरित गति का अर्थ आप यह समझें कि आप जब चाहते हैं चलते हैं, जब चाहते हैं रुकते हैं, आप जहाँ तक चाहते हैं जाते हैं। इसके लिए आपको अतिरिक्त बाहर से अतिरिक्त रूप से, है ना, कोई एडिशनल जो है चीज़ें आपको नहीं दी जाती, जैसे मोटरसाइकिल में दिया जाता है। मोटरसाइकिल के अंदर आप डीजल
सॉरी पेट्रोल डालते हैं, कार के अंदर आप डीजल या पेट्रोल डालते हैं, हवाई जहाज के अंदर आप इसी तरह के ईंधन को डालते हैं, तब उसमें गति होती है और वह गति दूसरे के द्वारा, उसके ड्राइवर के द्वारा कंट्रोल्ड की जाती है, नियंत्रित की जाती है। लेकिन सजीवों की गति, वह जो अपने विभिन्न प्रकार की दैनिक क्रियाओं को करने के लिए, है ना, भोजन के लिए, भ्रमण के लिए, प्रजनन के लिए, वह जो इधर से उधर विचरण करता है, वह उसकी गति होती है और वह स्वतः प्रेरित गति होती है। तो सजीवों में स्वतः प्रेरित गति होती है, लेकिन निर्जीवों में यह गति नहीं होता है या नहीं होती है। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ेंगे। वृद्धि एवं जीवन चक्र, ये सामान्य सी बात है कि कोई भी जो सजीव है वह जन्म लेता है, बढ़ता है, बाल्यावस्था में आता है, बालक की अवस्था में, फिर किशोर की अवस्था में आता है, और उसके बाद युवावस्था में जाता है, प्रौढ़ावस्था में जाता है, और फिर वृद्धावस्था में जाता है, और अंत में उसकी मृत्यु होती है। उसके शरीर में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। बढ़ोतरी किस चीज़ में? शरीर के द्रव्यमान में, शरीर के आयतन में, ये वृद्धि होती रहती है। लेकिन निर्जीवों के शरीर में ऐसी कोई वृद्धि नहीं होती। और हमने ये जो विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा किया, ये जीवन चक्र की चर्चा हमने की आपको। जन्म लिया, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और फिर मरने की अवस्था, मर गए, खत्म हो गया, फिर जन्म लिया। तो ये एक जीवन चक्र, चक्रवत जीवन चलता रहता है, और यह चक्रवत जीवन सजीवों का होता है, निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है। निर्जीव कोई भी बढ़ते नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम फिटकिरी के रबे को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो उसका आकार बढ़ता रहता है। तो वह कोई उसकी स्वतः से वृद्धि नहीं होती है, उसकी आंतरिक वृद्धि नहीं होती है, वो एक बाह्य रासायनिक अभिक्रिया के कारण वृद्धि होती है बच्चों। तो चलिए आगे। पोषण, आप जानते हैं शरीर को अपने जैविक क्रियाओं के संपादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा हमें भोजन के रूप में प्राप्त करती है। तो भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उसका स्वांगीकरण और अंत में बहिष्करण, ये संपूर्ण मिलकर पोषण का जो जैविक क्रिया पोषण है उसका निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब सभी सजीव पोषण करते हैं, सभी सजीव भोजन करते हैं, लेकिन कभी कोई निर्जीव को आपने नहीं देखा होगा कि वह आपसे भोजन मांगता है। आगे हम देखेंगे पोषण के बाद श्वसन। तो हमने बताया पोषण जो है सजीवों में होता है लेकिन निर्जीवों में नहीं होता है। उसके बाद श्वसन, आप सभी जानते हैं, हम जो पोषण के लिए जो भोजन लेते हैं उसका पाचन के बाद अवशोषण, स्वांगीकरण के द्वारा यह जो रॉ मटेरियल घुलनशील अवस्था में कोशिकाओं में पहुंचता है और वहां ऊर्जा उत्पादन के लिए तैयार होता है। वहां पर श्वसन के द्वारा, हमारे द्वारा लिए गए ऑक्सीजन के द्वारा उसका ऑक्सीकरण होता है और वहां हमारे शरीर में एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। तो वास्तव में सांस लेना, हम जो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसके साथ ही साथ आंतरिक रूप से कोशिकाओं के अंदर में खाद्य पदार्थों का जो सरल रूप है उसका ऑक्सीकरण से एटीपी का बनना, यह संपूर्ण क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है बच्चों। और श्वसन सजीवों में ही होता है, सजीव ही सांस लेते हैं, सजीव में ही यह क्रिया होती है, ऐसी जैविक क्रिया निर्जीवों में ऐसी क्रिया नहीं होती है। उसके बाद है उत्सर्जन, हमने आपको बताया और बहुत सारे लोग भी बोलते हैं, अभी हमने पोषण में बताया ईगेशन, है ना, बहिष्करण अनपचे भोजन का, लेकिन वो तो पोषण का एक चरण है। उत्सर्जन के अंदर हुआ कि बहुत सारी जैविक क्रियाओं के पश्चात हानिकारक पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं उसको शरीर से बाहर निकालना, ताकि वो हमारे शरीर को क्रियाओं को डिस्टर्ब न कर सकें, हमारे शरीर की क्रियाओं को मतलब हानि न पहुंचा सकें अथवा हमारे शरीर को हानि न पहुंचा सकें। तो ये कहलाता है उत्सर्जन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, जैसे स्वेद या पसीना का उत्सर्जन,
है ना। जैसे कि मुंह से बहुत सारी पदार्थों को हम जो बाहर निकाल के फेंकते हैं, कफ या बलगम, उसका उत्सर्जन। वैसे हम उत्सर्जन के अंतर्गत पोषण के बहिष्करण चैप्टर से आने वाले मल को शरीर से जो बाहर लाते हैं वह भी रुकेगा शरीर के अंदर, तो वो डिस्टर्ब करेगा, है ना, तो उसको भी ले सकते हैं। तो उत्सर्जन की क्रिया केवल सजीवों में होती है, निर्जीवों में यह क्रिया नहीं होती है। आगे है प्रजनन। सजीवों का सर्वप्रमुख गुण है तो वह है प्रजनन। इसी के द्वारा सजीव अपने वंशागति को इस परिवेश में कायम रखते हैं। तो प्रजनन है क्या, हम इसे कैसे बताएंगे? प्रजनन सजीव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने ही समान रूप, गुण और स्वभाव वाले दूसरे नवजात बच्चों को जन्म देता है, जिसके कारण ही उसकी प्रजाति इस पृथ्वी पर कायम रहती है। नहीं तो क्या होगा, विलुप्त हो जाएंगे। यदि प्रजनन की क्रिया नहीं होगी किसी भी जीव में, तो उस जीव का अस्तित्व, उस जीव की जाति क्या होगी, विलुप्त हो जाएगी। तो प्रजनन क्या हुआ, अपने ही समान रूप, गुण और धर्म वाले, है ना, स्वभाव वाले दूसरे नए जीवों को उत्पन्न करना। और यह क्रिया केवल सजीवों में ही होता है, निर्जीवों में नहीं होता है। इसके बाद जो लास्ट है उद्दीपन। बाह्य कारकों के प्रति अनुक्रिया, कोई जो क्रिया हुआ, कोई जो फैक्टर हुआ, उसके प्रति अनुक्रिया, यह जो है उद्दीपन कहलाता है। बाह्य कारक क्या हो सकते हैं? सपोज करो कोई जो है आपको एक पत्थर दिखा के आपकी तरफ फेंकना चाह रहा है, या आप एक कुत्ते को दिखाकर एक पत्थर उसकी तरफ जो है मारने के लिए जो है हाथ में उठाते हैं, उससे पहले ही कुत्ता जो है क्या करता है, भागने लगता है, बिल्ली भागने लगती है। आपके चेहरे की तरफ यदि हाथ ऐसे किया जाता है तो आपकी आंखें बंद होती है, या आप सर को हटा लेते हैं। उसी तरह से पौधों में भी, है ना, पौधों में भी कुछ खास प्रकार के पौधे होते हैं बच्चों, जिसको कि आप छूते हैं तो वो सिकुड़ जाती है। क्या आप बता सकते हैं उसका क्या नाम है? लाजवंती का पौधा है, जिसे कि लजौनी का पौधा भी आप लोग बोलते हैं देहात में। तो उसको आप पत्तियों को छुएंगे तो वो सिकुड़ जाती है ना। देखें ना आप, क्यों है? क्योंकि आपने बाह्य कारक यानी अपने शरीर के किसी भाग को, यानी अपने हाथ को अपने अंगुली से उसको टच किया तो उसकी पत्तियां क्या हो गई, सिकुड़ गई। तो इस तरह से बाह्य कारकों के प्रति अनुक्रिया, रिस्पॉन्स, यह है उद्दीपन, और यह सजीवों में ही होता है ना बच्चों। तो इस प्रकार से हम कुल 9 आधार के ऊपर हमने सजीव और निर्जीव में आपके सामने अंतर स्पष्ट किया। आशा है आपको यह पसंद आया होगा, और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है बच्चों, तो इसी तरह के रोचक वीडियो को आप तक सीधे प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में इस प्रकार के रोचक वीडियो का ज्ञान बांटने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।